नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पाठ 24 का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रक्त का संगठन। बच्चों, रक्त एक तरह का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसको हम संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं और सभी अंगों के बीच में समन्वय बनाता है, उन सभी को जोड़ने का काम करता है। और मानव शरीर में रक्त की लगभग 5 लीटर मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है। रक्त के संगठन में रक्त को हम दो भागों में, या रक्त के अंदर जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो रक्त का जो तरल पदार्थ होता है वह प्लाज्मा कहलाता है, जो रक्त का लगभग 55% होता है, और शेष 45% में विभिन्न प्रकार की रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली रक्त कणिकाओं में सबसे पहला नाम आता है लाल रुधिर कणिकाओं का, जिसको हम रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज कहते हैं। दूसरा नाम आता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का, जिसको हम श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। और तीसरा नाम आता है इसमें प्लेटलेट्स का, जिसको हम रक्त पट्टिकाणु के नाम से जानते हैं। अब ये बच्चों जो 55% भाग प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा हमारे रुधिर में उपस्थित तरल भाग होता है। यह हमारे रुधिर का तरल भाग होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। साथ ही इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। अब ये 55% प्लाज्मा में लगभग 90% जल उपस्थित होता है, और शेष जो 10% भाग है उसके अंदर 8 से 9% कार्बनिक घटक और लगभग 1% अकार्बनिक घटक उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो अब आगे अपन चलते हैं और कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक कौन कौन से उपस्थित है प्लाज्मा में, इसका वर्णन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ हमारे रुधिर में उपस्थित कार्बनिक घटक की, जिसमें सबसे पहला घटक है हमारे पास एल्बुमिन। एल्बुमिन लगभग 4.5% हमारे रुधिर में उपस्थित होता है, प्लाज्मा में उपस्थित होता है, और इसका मुख्य काम परासरण दाब उत्पन्न करना है। परासरण दाब उत्पन्न करना, ये एल्बुमिन का मुख्य कार्य होता है। इसके बाद में दूसरा जो प्लाज्मा का कार्बनिक घटक है वो है ग्लोबुलिन। हमारे प्लाज्मा में अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह के ग्लोबुलिन उपस्थित होते हैं, जिसमें से अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन वो परिवहन का कार्य करते हैं, जबकि ये जो हमारा गामा ग्लोबुलिन है ये एंटीबॉडीज के निर्माण का कार्य करता है। फिर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 तरह के फाइबर्स उपस्थित होते हैं, जिनकी बहुत ही अल्प मात्रा पाई जाती है, लेकिन इनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं, रुधिर का थक्का बनना, रक्त का स्कंदन, जिसको ब्लड की क्लॉटिंग भी कहा जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का स्कंदन, बहते हुए रुधिर को रोकने का जो काम है वह इन जो है फाइबर्स की मदद से होता है। इसके बाद नाम आता है देखो 3 पोषक पदार्थों का, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल। ये तीनों हमारे प्लाज्मा में उपस्थित पोषक पदार्थ हैं, और हम सब जानते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे भोजन के सरलीकरण से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। ग्लूकोज प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, अमीनो अम्ल प्रोटीन के पाचन से, और वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के पाचन से। तो ये पोषक पदार्थ हैं। साथ ही इसमें से ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें इसी के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल ये भी हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त ऊर्जा की तुलना में ग्लूकोज से प्राप्त ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको कोशिकीय ईंधन कहते हैं। इसके बाद में नाम आता है बच्चों हार्मोन व एंजाइम का। तो हार्मोन और एंजाइम, सबसे पहले हार्मोन की बात करते हैं। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। किस तरह से? जैसे हमारे ब्रेन से
कोई हार्मोन रिलीज हुआ तो वो हमारे शरीर के दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसलिए हम जैसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। वो एक ग्रंथि एक हार्मोन निकाल रही है और वो हार्मोन शरीर की दूसरे ग्रंथियों को प्रभावित कर रहा है। या शरीर में रक्त में उपस्थित हार्मोन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए भी शरीर को तैयार करता है। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम तरह तरह की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर संपन्न हो रही हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हार्मोन और एंजाइम हमारे शरीर के नियामक पदार्थ हैं। ये हमारे प्लाज्मा में उपस्थित ऐसे पदार्थ हैं जो नियामक की तरह कार्य करते हैं। नियामक यानी कि रेगुलेटरी। ओके, और नेक्स्ट है बच्चों यूरिया और यूरिक एसिड। ये हमारे प्लाज्मा में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिनको शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर? तो ये तो थे हमारे कार्बनिक घटक। अब बच्चों जो ये अकार्बनिक घटक हैं, इसमें कई तरह के आयंस और सॉल्यूट्स पाए जाते हैं। ये देखिए सोडियम, पोटेशियम आदि। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है हमारे शरीर के अंदर पीएच के मान का नियंत्रण। पीएच के मान का ये नियमन करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं। और साथ ही साथ ये विलेय विभव, विलेय विभव का क्या मतलब है? सॉल्यूट्स का जो पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल, उसको बना के रखते हैं। इन दोनों के कारण ही, सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि विलेय विभव और पीएच मान के कारण ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन होता है। यानी कि कोशिका भित्ति के आर पार तरह तरह के पदार्थ जो जा रहे हैं, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कहाँ पे महत्व है? वो है हमारे शरीर की सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में, क्योंकि सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए पीएच मान का नियंत्रित होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों ये थी डिटेल प्लाज्मा और उसके मुख्य अवयव और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के विषय में। बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसीज, आरबीसीज, ये हम इसके पहले एक दो पॉइंट्स अपन यहाँ नोट करते हैं और फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ। लाल रुधिर कणिकाएं हमारे रुधिर की सबसे प्रमुख कणिकाएं होती हैं। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। और ये कुल रुधिर कणिकाओं की लगभग 90% होती हैं। ठीक है, 90% क्या है? जितना भी रुधिर कणिकाएं हैं, कुल रुधिर कणिकाएं, उसका 90% जो भाग है वो आरबीसी बनाती हैं। क्लियर? आरबीसी का निर्माण बच्चों कहाँ होता है? देखो ये हमारी अस्थि है और अस्थि के अंदर उपस्थित होती है अस्थि मज्जा, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की स्टेम कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं विभेदित होती हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होता है इरिथ्रोब्लास्ट में। फिर इस इरिथ्रोब्लास्ट में से केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक रिमूव हो जाता है, केंद्रक हट जाता है और यह कहलाती है रेटिकुलोसाइट। अब ये रेटिकुलोसाइट, इसमें से भी दूसरे जो जितने भी कोशिकांग हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिका के दूसरे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये भी सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं और रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट हो जाता है इरिथ्रोसाइट में। और ये इरिथ्रोसाइट ब्लड में आकर मिल जाती है। तो इरिथ्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। और इसके पहले की ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये कहाँ पे विकसित हो रही हैं? ये सारी की सारी विकसित हो रही हैं हमारी बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में। इसलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, रक्ताणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्ताणु या आरबीसीज का निर्माण हमारे शरीर की अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर? तो ये था इसका निर्माण। अब हम देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। जो हम लाल रुधिर कणिकाओं की बात कर रहे हैं, तो ये हमें दिखाई कैसे देते हैं? तो ये देखो, ये मैंने इसके यहाँ पे चित्र प्रदर्शित किए हैं। तो ये वृत्ताकार होती हैं,
डिस्क के जैसी हमें दिखाई देती है। इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित है, तो ये कैसी है? केंद्रक रहित है। और एक इसकी विशेषता, ये आकार में बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव का क्या मतलब है? बाइकॉन्केव का मतलब है कि इसकी मोटाई ये यहाँ पर बाहर की तरफ तो ज्यादा होगी और ये अंदर की तरफ इसकी मोटाई कम होगी, यानी ये बीच में से अंदर हमें धसी हुई दिखाई देगी कुछ इस तरह से, किनारों से इस तरह से मोटी और बीच में से अंदर धसी हुई। इस तरह की संरचना को हम बाइकॉन्केव संरचना या उभयावतल भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके व्यास की। तो इसका व्यास लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। और मोटाई की बात करें तो मोटाई यहाँ पर केंद्र में लगभग 1 माइक्रोमीटर और बाहर की तरफ लगभग 2 माइक्रोमीटर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संरचना के बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं इसका मनुष्य में मानव में महिलाओं और पुरुषों में इसकी संख्या। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आरबीसी का क्या ले रहे हैं? संख्या। मेल्स में, पुरुषों में, तो बच्चों पुरुषों में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तो पुरुषों में लगभग 52 लाख आरबीसीज प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं, जबकि महिलाओं की बात करें तो इसकी संख्या लगभग 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या उपस्थित है? इसके अधात्री में, आरबीसी के अंदर जो इसका मैट्रिक्स है, मटेरियल है अंदर का, उसको हम कहते हैं कोलाइडी अधात्री। तो इस कोलाइडी अधात्री के अंदर एक प्रोटीन उपस्थित है, इसको कहते हैं हम संयुग्मी प्रोटीन हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की संरचना किस तरह की होती है? देखो, हीमोग्लोबिन में बच्चों 4 फेरस समूह या 4 फेरस समूह होते हैं, जिसको हम हीम ग्रुप के नाम से जानते हैं। और इस हीम ग्रुप के चारों तरफ पॉलीपेप्टाइड चेन उपस्थित होती है, 4 तरह की। इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें से 2 चेन कहलाती हैं अल्फा चेन और बाकी 2 को हम कहते हैं बीटा चेन। क्लियर? और ये सेंटर में हमने क्या बनाया है? हीम ग्रुप, जो किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। क्लियर? अब देखो ये हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है। तो हीमोग्लोबिन का जो ये हीम ग्रुप है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को बांधता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधने के बाद में कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसीलिए हम इसको श्वसन रंजक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, श्वसन में गैसों को लाने ले जाने का काम करता है, इसलिए हम इसको श्वसन रंजक भी कह सकते हैं। और मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा लगभग 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ठीक है, ये क्या है? ये है हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन जो ये बन रहा है, इसकी जो आयु है वह सीमित होती है। यह हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं, हमारी आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, इनकी आयु सीमित होती है। ये हमारे शरीर में लगभग 120 दिन तक क्रियाशील रहते हैं। इसके बाद में इसका विघटन हो जाता है। तो देखो इसका विघटन किस तरह से होता है।
तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग है, हीमो जिसको हमने अल्फा और बीटा चेन के रूप में प्रदर्शित किया था, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग, तो यह प्रोटीन भाग विघटित हो जाता है अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्ल में। ठीक है, इसका विघटन हो गया। दूसरा, जो इसमें हीम समूह है यानी कि आयरन, यह यकृत के अंदर, लीवर के अंदर हमारे संग्रहित कर लिया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं के शेष जो भी भाग होता है, वो सारा का सारा शेष भाग पित्त वर्णकों के रूप में बदल जाता है। पित्त वर्णक, कौन कौन से पित्त वर्णक यहाँ पर बन जाते हैं? यहाँ पर बनते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, तो ये पित्त वर्णक के रूप में शेष भाग परिवर्तित हो जाता है और फिर इनको शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन, हीम समूह और आरबीसी के शेष भागों का पूरा विघटन हो जाता है। अब इनका विघटन होता कहाँ पर है? तो बच्चों यहाँ आपको दो नाम याद रखने हैं। सबसे पहला नाम है हमारा लीवर और दूसरा नाम है प्लीहा। तो ये दोनों आरबीसीज के विघटन में, या जो मृत आरबीसीज हैं उनको विघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक अपना लाल रुधिर कणिकाएं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी कणिकाओं के ऊपर। ये कहलाती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स, इनको हम WBC भी कहते हैं। तो चलो पहले इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो इनमें आरबीसी से ये भिन्न कैसे हैं? इनमें केंद्रक पाया जाता है। पहला पॉइंट तो ये है ना, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, WBC में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जबकि ये जो श्वेताणु है ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या, रक्त कणिकाओं की जो कुल संख्या है, इनकी संख्या हमारे रुधिर में लगभग 7000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। और अगर हम लाल रुधिर कणिकाओं और श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या की तुलना करें आरबीसी और WBC की, तो अगर आरबीसी हमारे शरीर में 600 उपस्थित हैं तो उसके अनुपात में WBC केवल 1 उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट इनका आकार। इनका आकार बच्चों अलग अलग तरह का होता है, तो ये भिन्न भिन्न आकार की पाई जाती हैं। इनका जीवन काल भी बहुत विविधता भरा होता है। ये 4 या 5 दिन से कई दिनों तक यह जीवित रह सकती हैं। अमीबीय गति, रुधिर के अंदर इनकी जो गति होती है वो होती है अमीबीय गति। तो ये विशेष प्रकार की गति होती है जिसके द्वारा ये रुधिर के अंदर मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थे श्वेत रुधिर या ल्यूकोसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इसके पढ़ेंगे प्रकार। श्वेताणु बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कहलाता है कणिका में श्वेताणु और दूसरा कहलाता है कणिका रहित श्वेताणु। तो सबसे पहला भाग ये देखो, ग्रेन्युलोसाइट्स, इसको हम कहते हैं कणिकामय, और ये कहलाता है दूसरा कणिका रहित। ग्रेन्युलोसाइट के भी बच्चों 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है इओसिनोफिल और थर्ड अपन यहाँ पढ़ेंगे बेसोफिल। तीनों की एक बार संरचना देखें। ये न्यूट्रोफिल्स, ये देखो बेसोफिल, सॉरी इओसिनोफिल और ये बेसोफिल। ठीक है, अब हम बच्चों इनकी तीनों की
जो तो स्टडी करेंगे वो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट जो मैं न्यूट्रोफिल्स के लिए बताऊंगी वही अपन तीनों इओसिनोफिल और बेसोफिल के लिए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रोफिल्स में, तो ये हमारे शरीर के अंदर जो कुल WBCs हैं, कुल श्वेताणुओं की संख्या का लगभग 62% न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, यही पॉइंट इओसिनोफिल के लिए अपन पढ़ेंगे। इओसिनोफिल कुल श्वेताणुओं का लगभग 2.5% और बेसोफिल ये कुल WBCs का लगभग 0.5% होता है। सेकेंड पॉइंट अब इसका शुरू करते हैं बच्चों। देखो, सेकेंड पॉइंट इसके स्टेनिंग से संबंधित है। स्टेनिंग मतलब अभिरंजन, यानी कि हम इसको किसी अभिरंजक में डालें, किसी स्टेन में डालें तो उस स्टेन में ये कैसा रंग लेता है। ठीक है, तो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के बच्चों एक खास विशेषता होती है कि अच्छा, एक बार मैं आपको ये स्टेनिंग जो है ना, इसको अपन थर्ड पॉइंट करेंगे। थर्ड पॉइंट से पहले मैं आपको सेकेंड पॉइंट एक और क्लियर करती हूँ। न्यूट्रोफिल्स के अंदर कोशिका द्रव्य में, इसके कोशिका द्रव्य में बहुत ही सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इओसिनोफिल की बात करें हम तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य में एक समान आकार के कुछ आकार में बड़े कण उपस्थित होते हैं। और बेसोफिल की हम अगर बात करें तो बेसोफिल का सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो बेसोफिल में विभिन्न आकार के कण कहाँ उपस्थित है? कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया इसका सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं स्टेनिंग या अभिरंजक की। तो ये जो कण उपस्थित हैं न्यूट्रोफिल में, इओसिनोफिल में और बेसोफिल में, ये जो कण हैं, ये कण अलग अलग तरह से स्टेनिंग या स्टेन लेते हैं। तो अपन इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका शुरू करती हूँ। थर्ड पॉइंट, न्यूट्रोफिल्स, इनको हम कहते हैं उदासीन रंजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि चाहे कोई अम्लीय रंजक हो, एसिडिक स्टेन, या कोई क्षारीय रंजक हो, बेसिक स्टेन, दोनों तरह के स्टेन में ये अभिरंजित हो जाता है। यानी कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये स्टेन ले लेते हैं, एसिडिक से भी ले लेते हैं और बेसिक से भी स्टेन ले लेते हैं। इसीलिए हम इनको उदासीन रंजी कहते हैं। और ये स्टेन लेके दिखाई कैसे देते हैं? जैसा कि यहाँ हमें रंग दिखाई दे रहा है, ये स्टेन लेने के बाद में हमें हल्के बैंगनी रंग के ये दिखाई देते हैं। क्लियर? चलो थर्ड पॉइंट आते हैं इओसिनोफिल पे। तो इओसिनोफिल बच्चों अम्लीय रंजक के साथ में रंग देता है। अम्लीय रंजक का एक एग्जाम्पल है इओसिन। इसके साथ में ये रंग देता है। रंग कैसा देता है? गुलाबी से हल्का लाल। तो गुलाबी लाल रंग में इसके अंदर जो सूक्ष्म कण है कोशिका द्रव्य में, वो सूक्ष्म कण अभिरंजित हो जाते हैं। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल जो है, इनके कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो कण है वो किसी भी क्षारीय रंजक का एक उदाहरण होता है मिथाइलिन ब्लू स्टेन। तो किसी भी क्षारीय रंजक के साथ में
ये सूक्ष्म कण गहरा नीला रंग लेते हैं। तो ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये गहरे नीले रंग में अभिरंजित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, रंजक की प्रकृति के आधार पर। अभी अपन देखते हैं फोर्थ पॉइंट, न्यूट्रोफिल्स के केंद्रक को देखो। तो केंद्रक आपको इस तरह से पिंडों में बटा हुआ दिखाई देगा। ये तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर केंद्रक जो है वह 2 से 7 पिंडों में विभक्त सा हमें दिखाई देता है। और ये जितने भी पिंड हैं ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे पतले तंतुओं के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो 2 से 7 पिंडों में विभक्त दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? केंद्रक। ठीक है, इओसिनोफिल में केंद्रक हमें कैसा दिखाई देता है? इसमें हमें 2 पिंड दिखाई देते हैं और बेसोफिल में हमें 2 से 3 पिंड भी दिखाई दे सकते हैं। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट न्यूट्रोफिल की एक विशेषता है बच्चों कि न्यूट्रोफिल के जो कोशिकाएं हैं ये कोशिका भित्ति को पार करके आर पार आसानी से जा सकती हैं। तो कोशिका भित्ति को ये पार कर सकती हैं और इसका यह जो गुण है, कोशिका भित्ति को पार करने का जो गुण है, यह कहलाता है कोशिका पारण। क्लियर? अभी अपन आगे चलते हैं और इओसिनोफिल है, इनके अंदर ये कोशिका पारण का जो गुण है वो इन दोनों में उपस्थित नहीं होता। कोशिका पारण का गुण इओसिनोफिल और बेसोफिल दोनों में ही यह गुण उपस्थित नहीं होता। ठीक है, इन दोनों में यह गुण उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि ये हमारे शरीर में काम क्या करते हैं। तो देखो न्यूट्रोफिल्स जो है ये इसका 6th पॉइंट अपन करने जा रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर के अंदर बाहर से आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, जो इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई परजीवी का, कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया, परजीवी का संक्रमण हो जाता है या अगर हमें एलर्जी हो जाती है तो हमारे इओसिनोफिल्स बहुत सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय होकर ये एंटीहिस्टामिन स्रावित करती हैं, एंटीहिस्टामिन स्रावित करती हैं जो इसको कंट्रोल करता है, परजीवी के संक्रमण को और एलर्जी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और ये जो हमारे बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरह के पदार्थ उत्पन्न करते हैं बेसोफिल्स। नंबर 1 हिस्टामाइन। ये जो हिस्टामाइन होता है बच्चों, इसका काम होता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन में क्या होता है, वैसे तो हम इसको पढ़कर आए हैं अपने लास्ट वीडियो लेसन में, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। वैसोडाइलेशन में जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, वो थोड़ी फैल जाती हैं और रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। तो ये रक्त के प्रवाह को थोड़ा तेज करने में मदद करते हैं। और दूसरा पदार्थ जो बेसोफिल रिलीज करता है वो है हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, ये हमारे रुधिर वाहिनियों के अंदर, रुधिर वाहिनी के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रुधिर वाहिनी के अंदर, क्योंकि देखो हमारे प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन
और रक्त कणिकाओं में प्लेटलेट्स, ये सब रुधिर में उपस्थित है। तो ये हमारी वाहिनियों के अंदर भी रुधिर को जमा सकती हैं, लेकिन बेसोफिल जो है वो हिपैरिन रिलीज कर रहे हैं, जिसके कारण रक्त रुधिर वाहिनियों के अंदर जमता नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा श्वेत रुधिर कणिकाओं के ग्रैन्युलोसाइट या कणिका में श्वेताणु। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स को, कणिका रहित श्वेताणु। कणिका रहित श्वेताणु दो तरह के होते हैं बच्चों, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को हम कहते हैं एक केंद्रकाणु और लिम्फोसाइट को हम कहते हैं लसिकाणु। ठीक है, ये देखो इनके डायग्राम ये हमें दिखाई कुछ इस तरह से देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट हमारे कुल WBCs कुल श्वेताणुओं का लगभग 5% मोनोसाइट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट कुल WBC के 30% लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट्स हैं, इनका आकार लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन जब ये रुधिर से निकलकर ऊतकों में पहुंचते हैं, ठीक है, जब ये मोनोसाइट रुधिर से निकलकर कहाँ पहुंच गए, ऊतकों में पहुंच जाते हैं, तो ये आकार में भी काफी बड़े हो जाते हैं और इनका आकार लगभग 80 माइक्रोमीटर तक हो जाता है। इस समय इनका नाम भी हम बदल देते हैं और हम इसको कहते हैं बृहद भक्षकाणु या मैक्रोफेजेस। ठीक है, और ये जो वृहद भक्षाणु है, ये बड़े बड़े कणों को और जीवाणुओं को पूरा का पूरा उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको पूरा का पूरा नष्ट कर देते हैं। तो ये इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, और बच्चों ये जो हमारे मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और ये न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों मिलकर, तीन कौन कौन से नाम है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस है, ये तीनों मिलकर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की सबसे पहली पंक्ति बनाते हैं। तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम पंक्ति के रूप में हमारे रुधिर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मोनोसाइट। अब आ जाते हैं अपन लिम्फोसाइट के ऊपर। तो लिम्फोसाइट की संरचना आप लोग देख रहे हो बच्चों, कैसी दिखाई दे रही है कि इसके बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य का बस एक हल्का सा छल्ला उपस्थित है ना, और इसके केंद्र में बहुत बड़ा अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। क्लियर। और ये जो लसिकाणु हैं, लिम्फोसाइट हैं, इनका निर्माण तो अस्थि मज्जा से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, उद्भव कहाँ से हो रहा है, अस्थि मज्जा से, लेकिन इनका विकास या इसको हम कह सकते हैं मैच्योरेशन, परिपक्वन विकास या मैच्योरेशन इनका थाइमस ग्रंथि या लसिका ऊतक, लिम्फ टिश्यू, यहाँ पर ये परिपक्व होती हैं, मैच्योर होती हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति भी भक्षण, अच्छा इनमें भी अमीबीय गति पाई जाती है। जो ये लसिकाणु है, इनमें भी गति कैसी पाई जाती है, अमीबीय गति पाई जाती है। अच्छा, अब ये शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करती हैं। तो बच्चों ये लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये दो तरह की कोशिकाएं बनाती हैं। एक कहलाता है टी सेल और दूसरा कहलाता है बी सेल्स, और तीसरा काम करती हैं ये विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण। तो ये तीनों मिलकर टी सेल्स, बी सेल्स, ये आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल आया है
और फिर उस फॉरेन पार्टिकल के लिए ये एंटीबॉडीज का निर्माण करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलकर टी सेल, बी सेल, एंटीबॉडीज ये सब मिलकर हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ बाहरी पदार्थ है जिसकी शरीर में आवश्यकता नहीं है उसको नष्ट करने का कार्य करती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा श्वेत रुधिर कणिकाओं की डिटेल। अब आगे चलते हैं प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स ये बहुत ही छोटे व्यास की कोशिकाएं होती हैं, छोटी व्यास की। ठीक है, कितना होता है इनका व्यास? लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर। सेकेंड पॉइंट, इसमें इनका जो आकार या आकृति है वो अनियमित होती है और इनके अंदर केंद्रक का भी अभाव पाया जाता है। केंद्रक रहित कोशिकाएं होती हैं ये। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जैसे कि सभी दूसरी रक्ताणुओं का हो रहा है वैसे ही। और इनकी हमारे शरीर में संख्या की बात करें तो ये लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या हमारे रक्त के अंदर उपस्थित होती है। इनका जीवन काल लगभग 5 से 7 दिन होता है और इनका विघटन उसी तरह से जैसे आरबीसीज का हो रहा है, यकृत व प्लीहा के अंदर इनका विघटन हो जाता है। अब आते हैं अपन इसके कार्यों में। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं और ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं? ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन्स है ना, ये कुछ इस तरह से फाइब्रिनोजन है ना, इस तरह से जाल के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन जाल के रूप में उपस्थित हो जाता है और इसके अंदर ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स ऐसे यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं इस तरह से और एक लेयर बना देती हैं, एक सतह बना देती हैं और यहाँ से ये ब्लड को बाहर, शरीर के बाहर की तरफ जाने से रोक लेती हैं। इसको हम कहते हैं रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया को ये करते हैं, रुधिर को शरीर से बाहर वेस्ट नहीं होने देते। तो ये था हमारा रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक कवर होता है। इसमें हमने रक्त का संगठन पढ़ा, जिसमें प्लाज्मा में उपस्थित अवयव और उनके कार्य, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाओं की प्रकृति, उनकी संरचना, उनका निर्माण और साथ ही साथ वो हमारे शरीर में किस तरह से कौन कौन से कार्यों को संपादित कर रहे हैं। तो इसके आप नोट्स लिखिएगा, डायग्राम्स बनाइएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।